एक बहुत ही सटल पॉलिटिकल मैसेज होता है और वो पॉलिटिकल सटल मैसेज ये है डी-हाइफेनेशन विद पाकिस्तान। नहीं तो पहले हमारी बातचीत कैसे होती थी? इंडिया एंड पाकिस्तान। वर्ल्ड यूज्ड टू टॉक व्हेन इट यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडिया, इट यूज्ड टू टॉक अबाउट पाकिस्तान आल्सो। एक ही शब्द में इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आज कोई भी भारत के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। भारत अकेला चमकता हुआ खड़ा हो रहा है। ये ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा, ग्लोबल कम्युनिटी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसमें डी-हाइफेनेशन होना, ये अपने आप में भारत की गाथा को बहुत कुछ इंगित करता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। हमने जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बहुत काम हुआ है और मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आप सब लोगों ने भी बहुत नज़दीक से वॉच किया है, मैंने भी वॉच किया है। He has undertaken 60 foreign tours since 2014 and he has visited more than 100 countries और 100 countries के head of the states के साथ पर्सनल और 1-to-1 रिश्ता बनाया है। इसमें मेहनत हुई है मोदी जी की, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और आगे चल करके आपको मैं बताऊंगा कि उस 1-to-1 रिलेशनशिप के माध्यम से किस तरीके से फर्क पड़ता है, वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। Modi ji is the first Prime Minister who visited Israel and he also visited Palestine. और दोनों के साथ मिलने में हमारे भारत के संबंध कैसे होंगे इसका रिश्ता तय करने का काम भारत ने किया। यह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात को कहता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं हमने जो हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते थे रशिया के साथ, उसको हम लोगों ने कंटिन्यू भी किया, स्ट्रेंथन भी किया, लेकिन इसके साथ साथ नए स्ट्रेटेजिक रिश्ते भी बनाए गए। और नए स्ट्रेटेजिक रिश्तों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोशिश ये की कि इसमें हम इन्हांस कर सकें बायलैटरल कोऑपरेशन, हम इन्हांस कर सकें अपनी ज़रूरतें, हम इन्हांस कर सकें ऑन ग्लोबल इश्यूज और उस ग्लोबल इश्यूज में हम एक साथ खड़े हो सकें। ये हम लोगों ने यूएसए के साथ किया, फ्रांस के साथ किया, जापान के साथ किया, यूएई के साथ किया। इन सब कंट्रीज़ के साथ हम अगर ट्रेडिशनल रिश्ता अपना रशिया के साथ कायम करते हैं तो हम अमेरिका के साथ भी, हम फ्रांस के साथ भी, हम यूरोप नेशन के साथ भी, हम जापान के साथ भी, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने अपने रिश्ते कायम किए और उनके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। ये भी हमको ध्यान में। अगर देश के अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला तो दुनिया में, साउथ ईस्ट एशिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉइस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के लिए बने और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, डेवलपिंग नेशंस के लिए काम करें, इस तरह की बात को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया की ताकत के दृष्टि से अगर हम देखें तो हम लोगों ने भारत की जो सांस्कृतिक विरासत हमको मिली, जो हमको आध्यात्मिक विरासत मिली, जो हमको ज्ञान की विरासत मिली, उस सॉफ्ट पावर को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे से दुनिया के मंच पर रखा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें से हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव रखना इंटरनेशनल योगा डे का, उसको कंट्रीज़ के द्वारा समर्थन मिलना, और आज जब हम कहते हैं तो लगभग 190 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। जहां हमने अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया, वहीं हम अपने, जिसको कहते हैं संप्रभुता के लिए, अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए और अपने यहाँ नो नॉनसेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हम सख्त भी रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, मे इट बी सर्जिकल स्ट्राइक और मे बी एक एयर स्ट्राइक। और आपको याद होगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दोनों बार, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी और जब एयर स्ट्राइक की तब भी, उन्होंने कहा था कि इसकी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना ही पड़ेगा, ये शब्द के साथ।
तो इसलिए हमने अपनी ताकत, अपना मेटल दिखाया है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, और हम सख्त हुए हैं, यह भी हम उसमें से देखने को मिलता है। जहाँ तक हमने कहा कि हम 21वीं शताब्दी में जब हम आगे बढ़ने का इस दृष्टि से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम ये भी कहेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, उसमें भी जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के साथ फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये भारत की ताकत को बताता है कि इंडिया हैज़ टू परफॉर्म। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया इज वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स, इस बात को भी हमको उसमें से ध्यान देने को मिलता है। मैं यहाँ आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी की बात भी करूँगा, और वो इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश के सामर्थ्य को पहचानो। जब उन्होंने कहा कि वी विल गो फॉर डिजिटलाइजेशन एंड इंडिया विल बिकम डिजिटल, तो आपको याद होगा कि हमारे द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स, उन्होंने उनका मजाक बनाया था। और क्या कहा था? ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंटरनेट ही नहीं पहुंचा है, ब्रॉडबैंड ही नहीं है, कैसे होगा? हमारा गांव का व्यक्ति तो अनपढ़ है, वो कैसे डिजिटल काम करेगा, क्या करेगा? ये शब्दावली थी कि नहीं थी? ये बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? टुडे यूपीआई, यूनिफाइड हमारा पेमेंट इंटरफेस जो है, वर्ल्ड ट्रांजैक्शन का 40% इंडिया ट्रांजैक्ट कर रहा है। इस बात को भी ध्यान रखें। रुपए कार्ड इज डूइंग टू गुड, यूपीआई इज डूइंग गुड। तो ये बताता है कि हमको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज आपको जानकर के खुशी होगी कि सब्जी वाला भी क्यूआर कोड का उपयोग करता है। ये भारत बन गया है। ठेले पर चलने वाला व्यक्ति भी क्यूआर कोड रखता है। ये भारत बन गया है। और यूपीआई कितना पॉपुलर हुआ है वो भी आप सबको मालूम है, कितना यूज में आ रहा है वो भी आपको मालूम है। तो ये डिजिटल इंडिया की बात है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया ऑस्ट्रेलिया में, डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ सेक्टर, तो मैं भी गया, तो वो अपने नंबर्स बता रहे थे, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 14 मिलियन, ये सब बता रहे थे। हम भी सुन रहे थे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा सर, वी हैव अ प्रोग्राम विच इज़ नोन एज आयुष्मान भारत। बोले ओके। मैंने कहा यस, वी गिव 500,000 एवरी ईयर टू 5 करोड़ पीपल। जब 5 करोड़ का नाम सुना तो बोले ओ माय गॉड। मैं कहा गॉड नहीं, गॉड एग्जिस्ट इन इंडिया एंड इट इज देयर वेरी मच देयर। And not even 1 rupee is transacted by cash, not even 1 rupee. 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ना और 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देना, और ये सब उसके थंबप्रिंट पर ला करके खड़ा करना, दिस इज डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए।